Hello and welcome to session number 9 of personality development. In this, we are going to cover initiation, experimenting, intensifying, integrating, bonding, break in relationships, basic social etiquettes, interpersonal managing skills, effective interpersonal communication, and the watch. So first of all we'll start with interpersonal skills. Interpersonal skills की अगर हम बात करें तो interpersonal skills हमारी habits, attitude, manners, appearance and behavior we use around other people which affect how we get along with other people. कभी कभी हम सोचते हैं हमारे लिए इतना important नहीं है, हम किस तरीके से दूसरों से बात कर रहे हैं, कैसा attitude show कर रहे हैं, कैसी habits show कर रहे हैं, but it is very important for us. It's easy to laugh on others. दूसरों पर तो हंसना बहुत आसान है क्योंकि जिनमें आप देखते हैं कि इन लोगों में इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे नहीं हैं, किस टाइप के मैनर्स वो लोग शो कर रहे हैं, उन पर हंसना बहुत आसान है. लेकिन अपने मैनर्स के बारे में और हम कैसे उन चीज़ों को कैरी करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी सक्सेस के लिए और प्रोडक्टिव करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम अगर बात करें इंटरपर्सनल स्किल्स की तो हमें ये मिलते कहाँ से, हम कहाँ से सीखते हैं ये सब? फ्रॉम पेरेंट्स, गार्डियंस, हमारे टीचर्स, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम ये सब चीज़ें सीखते हैं. कुछ चीज़ें होते हैं जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से और कुछ हम आसपास के एनवायरनमेंट से, टेलीविज़न, मूवीज़, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स हम सीखते हैं उनमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब ग्रीटिंग ईच अदर एंड मेंटेनिंग डेकोरम. सबसे पहला स्टेप आता है जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स कैरी करते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट स्टेप ये आता है कि हम कैसे इनिशिएट करते हैं, यानी कि दूसरों के साथ कैसे ग्रीट करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप वही है ये. यहाँ से ही अगर लोग आपको पसंद करेंगे तभी वो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, आगे चलेंगे अपने रिलेशनशिप में, नहीं तो यहीं से ही आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा. और आपको कैसे मेंटेन करके रखना है अपना डेकोरम, वो आपने देखना है कि आप कैसे अपने एटीट्यूड शो कर रहे हैं उनकी तरफ, कैसा आपका अपीयरेंस है. इन सब चीज़ों का आपकी पर्सनालिटी के साथ जोड़ा जाता है और जो दूसरे इंसान के साथ आप बात कर रहे हैं वो आपका यहीं से अंदाज़ा लगा लेता है कि आपके साथ आगे रिलेशनशिप कैरी करना है या नहीं करना है. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटिंग. अब फर्स्ट स्टेप जब आपने कर लिया, आपने अच्छे से बात करना, उनसे बात कर ली, ग्रीटिंग अच्छे से हो गया, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंटिंग. यहाँ पे कुछ आस्किंग द रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड इनपुट्स अबाउट ईच अदर. अब आप एक दूसरे को जानना पसंद करेंगे कि अगर आपने एक दूसरे के साथ ग्रीट किया, आपको अच्छा लगा कि येस दिस पर्सन इज क्वाइट गुड इन हैबिट्स और काफ़ी अच्छा है इनका रिस्पॉन्स, एटिकेट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. दैट्स एक्सपेरिमेंटिंग. क्यों इसमें आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं ताकि आप उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकें और कुछ इनपुट्स डालते हैं और इस हिसाब से आप उन्हें जानते हैं कि कैसी पर्सनालिटी वो कैरी करते हैं. नेक्स्ट इज द आंसर डिटर्मिन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप्स. तो यहीं से आपकी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है रिलेशनशिप की. अगर ये आंसर्स ही आपके पसंद ना आए तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जा ही नहीं पाएंगे, वहीं से आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी. मैनी रिलेशनशिप डू नॉट प्रोसीड बियॉन्ड दिस स्टेज ड्यू टू द लैक ऑफ कॉमन ग्राउंड. कॉमन ग्राउंड ना होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स आगे बढ़ ही नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर दोनों जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैरी नहीं कर पाते बिकॉज दोनों को ऐसा लगता है कि हमारे नीड्स अलग हैं, विशेज़ अलग हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हैबिट्स अलग हैं, तो ऐसा लगता है कि आगे रिलेशनशिप कैरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट इज इंटेंसिफाइंग. More information is revealed and the relationship move on to a personal level and the barriers are down. अब आप इस स्टेप पर तभी आते हैं जब पिछले स्टेप पे आप ये सोच लेते हैं कि यस ये पर्सन इस लायक है कि जिसके साथ मैं अपने बात कर सकता हूँ या रिलेशनशिप कैरी कर सकता हूँ. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है तो ये स्टेज हमारी रिलेशनशिप में आगे आ ही नहीं पाती है. इस स्टेज में जो इंटेंसिफाई होती है आपकी रिलेशनशिप, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोड पर आती है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं. अब आप एक दूसरे के बारे में और इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं और अब जो आपके पर्सनल लेवल की बातें हैं वो शेयर करने लगते हैं और बैरियर्स यहाँ पर डाउन हो जाते हैं. यहाँ पर अब आपके बीच में जो भी रुकावटें थे वो हट जाती हैं और आप और ज़्यादा पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप में चले जाते हैं. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग.
अब आप इंटीग्रेट करेंगे, आप देख सकते हैं एज पिक्चर्स शो कि आप कैसे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अब आप जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ. द इंडिविजुअल्स डू थिंग्स टुगेदर एंड इम्पॉर्टेंटली अदर्स कम टू सी देम एज अ पेयर. अब लोग उन्हें एज अ पेयर मानने लगे हैं, लोग ये जानने लगे, चाहे वो फ्रेंड का रिलेशनशिप हो या एज कोई भी और रिलेशनशिप हो जिसमें आप एज अ पेयर बन रहे हैं, तो लोग आपको ये जानेंगे येस दे हैव अ गुड पेयर, क्योंकि अब आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप एक दूसरे के साथ ही जाने जाते हो. अ शेयर्ड रिलेशनशिप आइडेंटिटी स्टार्ट्स टू फॉर्म इन दिस स्टेज. इस स्टेज में आपकी शेयर्ड रिलेशनल आइडेंटिटी, आप अकेले नहीं, दोनों शेयर्ड रिलेशन आइडेंटिटी अब फॉर्म करेंगे और यहाँ से आप लोग आपको एज अ पेयर ही जाना शुरू कर देंगे. नेक्स्ट इज बॉन्डिंग. अब आप जब शेयर कर रहे हैं सब कुछ और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा डीप हो गई है आपकी बॉन्डिंग, तो अब आप बॉन्ड कैसा फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे आपके अलग अलग लेवल आ जाते हैं रिलेशनशिप के. द स्टेज वे द रिलेशनशिप मूव्स ऑन टू अ लीगल बॉन्डिंग. यहाँ पर जो भी आपने अब तक इंटेंसिफाई कर दिया अपने बॉन्ड को, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने रिलेशनशिप को कि यहाँ से अब आपकी लीगल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है. वो चाहे पार्टनरशिप के केसेस में हो या बिजनेस इकट्ठा करना हो, मैरिज हो, फ्रेंडशिप हो, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप यहाँ से आपके लीगल बॉन्ड में आ जाते हैं. नेक्स्ट इज, अब यहाँ तक जब आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ब्रेक इन रिलेशनशिप्स. कभी कभी तो हम रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ब्रेक इन रिलेशनशिप्स वाली चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम्स रही है ऐसे कि ब्रेक इन हो गया. तो इनके लिए अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट इज डिफरेंशिएटिंग. The first problem is like differentiating, जिसमें आप when individuals become independent, more emphasis on me as opposed to we. First warning sign of break in relationships. This is the first sign of relationship जब हम egoistic हो जाते हैं, जिसमें हम we कहने की बजाय me कहने लगते हैं. यानी कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं और हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मैंने ही किया है. मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस आपके पार्टनर में हैं और बहुत आपकी ग्रोथ पे जा रही है कंपनी, और तभी आप ये कहते हैं कि ये मेरी वजह से जा रही है, सिर्फ बिकॉज ऑफ मी, तो वहीं पे आपके रिलेशनशिप में ब्रेक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जॉइंट एफर्ट था, दोनों ने मिलकर उसको ग्रोथ में हेल्प किया था. और जब आपने मी कह दिया तो वहाँ से ये डिफरेंशिएटिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप अपने ईगो को सामने ले आए और वी कहने की बजाय आपने मी कहा ओनली बिकॉज ऑफ यू. तो वहाँ से ये फर्स्ट वार्निंग होता है, साइन ऑफ ब्रेक इन रिलेशनशिप्स. नेक्स्ट इज सर्कमस्क्राइबिंग एंड स्टैग्नेटिंग. कॉमन ग्राउंड डिसअपियर्स. धीरे धीरे इस स्टेप में सर्कमस्क्राइब जब होता है तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं जैसे कि कॉमन ग्राउंड धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है. जो आपने आपस में एक दूसरे में कुछ कॉमन चीज़ें देखी थी जिसकी वजह से आप आगे बढ़कर आए थे रिलेशनशिप में, वो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो डिसअपियर होता जा रहा है. आप एक दूसरे का व्यू जो है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप, एक दूसरे को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ही आपका झगड़ा होना शुरू होता है एंड break in relationship starts from this. Next is avoiding. इसके अलावा एक और प्रॉब्लम रहती है जिसमें हम कभी कभी लोगों को अवॉइड करना शुरू करते हैं. जैसा पहले रिलेशनशिप कैरी कर रहे थे वैसा नहीं कर पाते हैं और अवॉइडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन, डिस्कस और फाइंड सोल्यूशंस. दे जस्ट वांट टू बी अलोन. आप ये हमें मालूम है कि लिसन, अगर आपकी कोई बात ना सुने तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है हमारी किसी भी रिलेशनशिप में. अगर आपकी कोई भी बात ना सुने तो हमें ऐसा लगता है कि इंसल्टेड हो रहा है ये. और वहीं अगर आपकी कोई बात ध्यान से सुने तो आप काफ़ी रिस्पेक्ट, आपको लगता है कि येस ही इज़ शोइंग मी द रिस्पेक्ट, तभी वो मेरी बात इतने ध्यान से सुन रहा है. और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है अवॉइड करने का. आप अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, आप ध्यान से सुनते नहीं है वो क्या कह रहे हैं, ना ही किसी उसकी अपने पार्टनर की बात आप ध्यान से सुनना चाहते हैं, ना डिस्कस करना चाहते हैं, ना ही उसके सोल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं. मतलब यू शो दैट यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हिम, तो यू जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन. अगर आप इस टाइप की चीज़ें अपने रिलेशनशिप में शो करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट फ्रॉम हेयर और यहाँ से ब्रेक इन रिलेशनशिप का मूड स्टार्ट हो जाता है. एक और वार्निंग आ जाती है जहाँ पर आगे फॉरवर्ड करना रिलेशनशिप को बहुत मुश्किल हो जाता है.
Next is terminating. When the individual or any individual like feel they cannot be in the relationship at all, आप पूरा resign कर देते हैं, आप terminate कर देते हैं कि अब मैं और इस relationship में नहीं रह सकता, बिल्कुल आप हार मान लेते हैं कि नहीं, अब मेरे और आपके बीच में कुछ भी ऐसा common नहीं है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, या किसी भी तरीके से हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ से आप टर्मिनेट कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं उस रिलेशनशिप से, और ब्रेक इन रिलेशनशिप आ जाता है. मेन प्रॉब्लम क्या रहती है इसमें, क्यों हम ऐसे रिलेशनशिप में ब्रेक इन आ जाते हैं, और क्या, बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स. लॉट ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम देयर आर देयर फ्रॉम ऑल ओवर द लाइक, आप कोई आपके सोशल प्रेशर्स हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल, कोई पर्सनल, सब जगह से आप देख सकते हैं कि प्रेशर्स जब आपको आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, जिस वजह से उसका इफेक्ट आता है आपके रिलेशनशिप्स में. और रिलेशनशिप में आप इस टाइप की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, जैसे अवॉइड करना या उनकी बात ना सुनना. तो इस टाइप की चीज़ों की वजह से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. तो मेन प्रॉब्लम इज़ द प्रेशर्स विच वी फील, और या जो भी हमारे आसपास से प्रेशर्स आते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट से, क्योंकि हमारी बहुत सारी हमारी चीज़ें आसपास में हमसे जुड़ी होती हैं, सोशल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में. तो हर जगह से जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाते हैं, बहुत प्रेशर्स हमारे आते हैं, तब हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं. द आंसर इज, हमें इस समय में क्या करना चाहिए, इंटरपर्सनल मैनेजिंग स्किल्स. हमें अपने आप को इंटरपर्सनल कैसे मैनेज करना है वो आना चाहिए, वो हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि हमें एक दूसरे को कैसे मैनेज करना है. इस टाइप के प्रेशर्स में भी ऐसा ना हो कि हमारे इन प्रेशर्स की वजह से जो इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ हम लाइफ टाइम में साथ रहे, और लेकिन इन प्रेशर्स की वजह से हमने उन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को खो दिया, उन इंपॉर्टेंट पीपल को खो दिया जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो भी हैबिट्स हैं वो हमारे कोई देख नहीं रहा, या इस टाइप की चीज़ों से किसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता. हो सकता है कि जिस टाइप की रिलेशनशिप आप पहले कैरी कर रहे थे, जिस टाइप की हैबिट्स या एटीट्यूड मैनर्स आप पहले कैरी कर रहे थे, वो अब आप नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले को इसका बहुत असर पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. ऐसा हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी जो हैबिट्स हमें नहीं पता वो दूसरों को भी पता नहीं लगेंगी, या एक्शंस वी थिंक गो अननोटिस. ऐसा नहीं है, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है. सामने वाला आपके इन एक्शंस को ज़रूर नोट कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए. नाउ पार्ट कम्स ऑफ इम्प्रूविंग. यहाँ पे जब हम बचपन में भी टीचर्स हमें पढ़ाया करती थी, तो स्टार्ट फ्रॉम इन द अर्ली ग्रेड्स वो सबसे पहले यही सिखाती थी कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि हम अपनी बैड हैबिट्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं और गुड इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं. वहीं हमारी जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. हमें खुद सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या कौन सी ऐसी गलत एटीट्यूड्स हम कैरी करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिनसे कि हमारे रिलेशनशिप्स में फ़र्क पड़ता है. तो अब हम एज एन एडल्ट हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इनिशिएट एनी चेंजेस इन इंटरपर्सनल स्किल्स दैट माइट बी नीडेड. जो ज़रूरत है जिन इंटरपर्सनल स्किल्स की, उन्हें हम ज़रूर अपने में चेंज लाएं. दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर and they greatly influence both opportunities and success. हमारे opportunities और success में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, इसीलिए हमें interpersonal managing skills ज़रूर सीखने चाहिए. Based on your experience, what are the greatest barriers to consistent effective on the job communication? अब आपके accordingly आपको क्या लगता है, आपका experience अब तक का जो रहा होगा, आपके accordingly आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा problematic रहा, या क्या ऐसे greatest barrier रहे आपके consistent effective on the job communication में. आप जब job पे अपने work place में हैं, वहाँ पे आप communicate कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, तो इस टाइप के वहाँ पे communication में वो effective कब नहीं हो पाता, कंसिस्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैरी नहीं कर पाते, वो कौन कौन से केसेस हैं. आप अपने आप को रिकॉल करके उन बातों को याद कर सकते हैं कि वहाँ पे मेरे क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स रहे, या मेरा ऐसा कौन सा एटीट्यूड रहा जो दूसरे पे अफेक्ट कर गया, इस टाइप की क्या ऐसी प्रॉब्लम्स रही जो बैरियर बनकर साबित हो गई. सो नाउ इंटरपर्सनल मैनेजिंग स्किल्स. आप उन सब चीज़ों को रिकॉल करने के बाद आप उनके ऊपर ये सोच सकते हैं कि मैं कैसे इन्हें इम्प्रूव करूं, क्योंकि उन्हें चेंज करना बहुत ज़रूरी है फॉर सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. नहीं तो हम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिस कर देते हैं. तो फर्स्ट इज क्रेडिटिंग, मैनेजिंग डिफरेंस, डिस्कशन स्किल्स, बैलेंस्ड फीडबैक,
क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग। आप देख सकते हैं क्लैरिफाई करने के लिए और कुछ चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हमें इन 4 चीज़ों का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। और ये हम कैसे करेंगे, अब मैं आपको आगे की स्लाइड्स में इनको और क्लियर करूँगी। वाया क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग इंपॉर्टेंट टू यू। क्लैरिफाई करना और कंफर्म करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लैरिफाइंग मीन्स आपकी जो गलती है या कोई आपसे ऐसे कोई आपका एटीट्यूड आपने गलत शो किया है, कोई गलत हैबिट शो करी है जिससे सामने वाले को काफ़ी हर्ट फील हुआ है, आपका कुछ अपीयरेंस ऐसा रहा या कुछ ऐसा बिहेवियर रहा, उसे क्लैरिफाई करना और कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि इससे आप अपनी टीम बिल्डिंग में या विजनरी आगे के बारे में सोच पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, डेवलपर ऑफ इनिशिएटिव एंड इनोवेटर्स, इंफॉर्मेशन मैनेजर, इस टाइप की चीज़ें आप इजीली कैरी कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टीम बिल्ड करना चाहते हैं और अच्छे से रिलेशनशिप कैरी नहीं कर पाए, इंटरपर्सनल स्किल्स ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, तो एज अ टीम आप कभी भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आगे की विजन सोचने के लिए कि अगर मैं इस टाइप से बिहेव करता हूँ, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो आगे हमारा कैसा इस चीज़ का प्रॉस्पेक्ट रहेगा, वो आप सोच सकते हैं। इन्फ्लुएंस करने के लिए इन ये सब आपके इम्पॉर्टेंट वाया क्लैरिफाइंग एंड कंफर्मिंग इम्पॉर्टेंट टू यू, ये सब उसके आंसर्स देंगे आपको कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट इज बैलेंस फीडबैक। आपको फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइप से आप बिहेव कर रहे हो वो आप किन से ले पाओगे। ऑब्वियसली जो आपके बहुत क्लोज वंस हैं, आपके फ्रेंड, फैमिली, उनसे आपको फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए कि इस टाइप की जो मेरी हैबिट्स हैं जो आपको भी नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वी आर अनअवेयर ऑफ आवर हैबिट्स और हमें ऐसा लगता है कि हमारा एटीट्यूड किसी पे भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें अपने क्लोज वन से इन सब चीज़ों का फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए ताकि उनके ओपिनियन और जजमेंट भी मिल सके और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंगली हमारे जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं हम उन्हें जो उनमें चेंजेस की ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड हैं उसमें चेंजेस, वो हम ला सकें। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ बैलेंस फीडबैक? इनकी ज़रूरत क्या है और फ़ायदा क्या होगा आपको इन बैलेंस फीडबैक का? योर कंटिन्यू ग्राउंड वर्क। इससे क्या होगा कि आप अपना ग्राउंड वर्क कंटिन्यू कर पाओगे और जो पहले के आपके रिलेशनशिप है, जो आप गुड रिलेशनशिप्स कैरी कर रहे हो, उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप में ऐसी कोई गलत हैबिट है जिसके बारे में आपको नहीं पता, आप उसे इम्प्रूव कर पाओगे। यू क्रिएट द टफ बट सपोर्टिव एनवायरनमेंट। इससे ये होगा कि कुछ टफ तो रहेगा आपके लिए उन सब चीज़ों को जानना कि मेरे में क्या गलत हैबिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके लिए ये जानना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बट ये एक सपोर्टिव भी रहेगा आपको, क्योंकि इससे आप सपोर्ट वो आपको करेंगे कि आप किन किन चीज़ों में चेंजेस करिए ताकि आप आगे बढ़ पाएँ। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा, सक्सेस के रास्ते खोलेगा। यू अवॉइड द वुंडेड ईगोज और लिप सर्विसेज। इससे क्या होगा कि आपकी अगर ईगो कहीं पे किसी की हर्ट कर रहे हैं या आपको किसी तरह का, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर पाएंगे ताकि आप ठीक से कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ सब रिलेशनशिप्स को। ये कुछ और बेनिफिट्स हैं बैलेंस फीडबैक के, जिसमें आप अपना एक कोलैबोरेटिव क्लाइमेट बना पाएंगे जो आपके आसपास के लोगों को, आपके कलीग्स को, आपके बॉस, आपके जो भी आसपास लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप एक कोलैबोरेटिव क्लाइमेट में अपने रिलेशनशिप्स कैरी कर पाएंगे। एंड यू क्लोज द गैप बिटवीन डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। आप ये भी समझ पाएंगे कि आपको कितनी ज़रूरत है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना जा रहा है और आपको ज़रूरत कितनी है। उन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखकर उस गैप को कैसे फिल करना है विदाउट अफेक्टिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आप ये भी जान पाएंगे कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो भी ख़राब ना हो और जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जितने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड हैं डिज़ायर्ड, उन्हें भी आप पूरा कर सकें और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो लैक आ रहा है वो आप समझ सकें कि जो गैप है वो क्लोज कर पाएंगे आप। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ फीडबैक। ऐसा तो है नहीं कि फीडबैक हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फीडबैक ले रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का या किसी भी तरीके से आप अलग अलग तरीके से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किसी भी टाइप का फीडबैक हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक आप अपने सुपीरियर से आपको मिल सकता है कि येस यू हैव डन इट वेरी प्रॉपरली, या आपने बहुत सिंसियरली किया है उसे। और को वर्कर से भी फीडबैक, गुड फीडबैक आपको मिल सकता है, पॉजिटिव फीडबैक। और आप इन सब के बाद आप खुद को भी सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मैंने वो काम कैसा किया, इज इट रियली गुड और इट वाज रियली बैड, नेगेटिव था मेरा इम्पैक्ट या पॉजिटिव था। सब चीज़ें जानने के बाद हमें सेल्फ इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम हर चीज़ को सही तरीके से मैनेज कर सकें। आइडेंटिफाई करेंगे, अवेयर होंगे, तभी उन चीज़ों को चेंज कर पाएंगे।
सो नाउ बेसिक सोशल एटिकेट्स जो हमें फॉलो करने चाहिए. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड सोशल एटिकेट्स. कॉन्वर्सेशन इज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्टाइल. तो हमें अलग अलग टाइप के कॉन्वर्सेशन होते हैं और सोशल एटिकेट्स होते हैं. हम हर जगह पे एक तरीके से बिहेव नहीं कर पाते हैं. हमें वो उन सब कॉन्वर्सेशन को ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक सोशल एटिकेट रहता है कि हमें उन सब कॉन्वर्सेशन को ठीक से कैरी करना आना चाहिए. यानी कि अगर आप फॉर्मल एनवायरनमेंट में तो उस तरीके से आप बात कर सकें, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में तो आपको कैसे सोशल एटिकेट्स करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए. बिकॉज सोशल एटिकेट्स जो है आप अलग अलग तरीके से, अगर आप लार्ज सोशल ग्रुप में हैं तो आप कन्वर्सेशन करते हैं, और अगर आप वाइड वैरायटी ऑफ पीपल हैं जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं वहाँ आप इंटरैक्ट करेंगे. इस टाइप की चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि हमने किस टाइप का सोशल एटिकेट और किस टाइप की कॉन्वर्सेशन वहाँ कैरी करनी है ताकि किसी भी तरह का केओस या कोई प्रॉब्लम बीच में ना. नाउ दीज आर द बेसिक सोशल एटिकेट्स जो हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए जब भी हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं या किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं. बी पोलाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वही बात बहुत टोन आपका मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप बहुत एरोगेंट वे में बात बता रहे हैं, तो वहीं पे आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, और जो ज़रूरत हो, जो रेलेवेंट हो क्वेश्चंस वही पूछें. कीप इट शॉर्ट. बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना या बहुत ज़्यादा लेंथी टॉक्स, ओवर क्राउडेड या इस टाइप की चीज़ें आप नहीं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है सोशल एटिकेट्स को लेकर, क्योंकि लोग बहुत बोरियत फील करने लगते हैं, बहुत बोर होने लगते हैं. इसलिए वी हैव टू कीप इट शॉर्ट. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड पर्सनल स्पेस. इससे ये लगता है कि आप सामने वाले की बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. तो आपको मेंटेन रखना चाहिए अपना आई कॉन्टैक्ट और पर्सनल स्पेस. स्टॉप टॉकिंग इरेलीवेंटली. बेकार की क्वेश्चंस या बेकार की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू डू इंटेलिजेंट टॉक्स. आपको जो इंटेलिजेंट बातें हैं, यानी कि सामने वाले का लेवल समझना चाहिए कि वो किस टाइप का इंसान है, उसके अकॉर्डिंगली आप रेलिवेंट क्वेश्चंस करिए और रेलिवेंट टॉक्स करिए. अदरवाइज आप यहाँ से फेलियर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सामने वाला आपके साथ कभी भी इंटेंसिफाइड बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि उसको आपके आंसर्स ही पसंद नहीं आई. जैसे कि हमने पहले की स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि अगर वो आंसर्स जो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं वो आंसर्स ही पसंद ना आए, तो हम कभी भी आगे की रिलेशनशिप कैरी नहीं कर पाते. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पे अटेंशन टू द टोन ऑफ योर वॉइस. जैसे कि मैंने बताया कि अपने टोन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. वही चीज़ आप अगर रिक्वेस्ट वे में बोलेंगे तो प्लीज़ ओपन द डोर. सो पोलाइट होकर आप बोलेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा. वहीं आप अगर ऑर्डर के वे में बोल रहे हैं, ओपन द डोर, सो सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा कि आप कितने एटीट्यूड कैरी करते हैं, कितने बैड तरीके से आप ये सब कम्युनिकेशन कैरी करते हैं, तो आपका रेपुटेशन ख़राब भी हो सकता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व. एक इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. फर्स्ट इज एजर्शन स्किल्स. आप वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर जो है आपको एनेबल करते हैं टू मेंटेन रिस्पेक्ट, satisfy your needs and defend your rights without dominating, manipulating, abusing और controlling others. यानी कि आपको assertion skills जो हैं आपको पॉजिटिव वे में अपने वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर को कैरी करना है. वर्बल बिहेवियर इज थ्रू वर्ड्स, जो आप किसी भी तरीके से वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो लिख कर या बोल कर. एंड नॉन वर्बल इज बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, ये सब चीज़ें. आपने ये दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर दोनों ही एजर्टिव वे में कैरी करना है, यानी कि पॉजिटिव तरीके से. आपको अपनी बात तो कहनी है, डिफेंड भी करना है अपने आप को, सेटिस्फाई भी करनी है अपनी नीड्स, रिस्पेक्ट भी मेंटेन करनी है, बट आप डोमिनेट मत करिए, ना ही मैन्युपुलेट करिए बातों को. अब्यूजिव या कंट्रोलिंग वे में आप दूसरों से अपना काम नहीं करवा सकते. वही बात अगर आप बहुत पॉजिटिव तरीके से कैरी करते हैं तो आपका इम्पैक्ट भी बना रहता है, रेपुटेशन भी बनी रहती है, और सामने वाले के साथ रिलेशनशिप्स भी अच्छे बने रहते हैं. नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल्स. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लिसनिंग से आप ऐसा शो कर सकते हैं कि वी आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन. आप खुद फील कर सकते हैं कि अगर कभी आपकी बात कोई ना सुने तो आपको कितना इंसल्टेड फील होता है कि इसने मेरी बात ही नहीं सुन रहा है और ये कैसे शो कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी. तो इस सब लिसनिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. ये दी स्किल्स एनेबल यू टू अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग.
इससे आप ये भी जान पाते हैं कि दूसरा इंसान आपको सामने वाला इंसान जो है वो क्या कहना चाहता है. दे इंक्लूड न्यू वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग सो दैट द अदर पर्सन फील्स हिज प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग हैव बीन अंडरस्टूड. अगर आप सामने वाले इंसान की बात अच्छे से सुन रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तो उसे भी ये लगेगा कि आप उसकी फीलिंग्स और उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझ रहे हैं. और अपनी आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, क्योंकि इससे आप उसे रिस्पेक्ट शो कर सकेंगे और ये दिखाएंगे कि आई रियली केयर फॉर यू, तभी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. और उसके लिए फीलिंग्स जो है शो करेंगे आप, और आप ये शो करेंगे कि अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टैंड दोज फीलिंग्स. आप उसकी फीलिंग्स समझ रहे हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है. तो वो आप कैसे शो कर सकते हैं? थ्रू द लिसनिंग स्किल्स, अगर आप उनकी बात समझते हैं और सुनकर. इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व, एक लास्ट स्टेप जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स आप कोई भी तरह के आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, कहीं भी वर्क प्लेस में काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें उन्हें रिजॉल्व कैसे करना है. दीज स्किल्स एनेबल यू टू रिजॉल्व और मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली. तो हम ये स्किल्स अगर हम सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, तो इनसे हम अपने आपस में जो भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं उन्हें ये सीख जाते हैं कैसे उन्हें वी नीड टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स एमिकेबली. उन्हें प्यार से समझाना है. और ये सब चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है हमारी इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में. इनके अलावा हमें स्माइलिंग, हमेशा स्माइल कैरी करनी चाहिए ताकि हम सामने वाले पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैरी कर सकें. अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरों को. पे अटेंशन टू अदर्स ऑल्सो, सिर्फ अपनी बात कहने पे ही हमेशा स्ट्रेस ना दे, दूसरों पर भी अटेंशन पे करना इंपॉर्टेंट है. और एक्टिव लिसनिंग हम जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें वो प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड रिजॉल्व करने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स एमिकेबली. एंड डू नॉट कंप्लेन अबाउट अदर्स अगेन एंड अगेन. आप आपस में ही उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए. डोंट कंप्लेन अगेन एंड अगेन अबाउट इट, ट्राई टू सॉल्व देम, and that too amicably. Now this is watch, this is very important, like watch your thoughts, they become words. क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे वर्ड्स बन जाते हैं. इसीलिए सोच समझ के अपनी दिमाग जो हमारे थॉट्स हैं उन्हें हमें वॉच करना चाहिए, ताकि वही हमारे वर्ड्स बनकर बाहर आ जाते हैं. और हमें अपने वर्ड्स को वॉच करना चाहिए, ध्यान से सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वही हमारे एक्शंस बन जाते हैं. नेक्स्ट इज वॉच योर एक्शंस. हमें अपने एक्शंस को सोच समझ के कैरी करना चाहिए या करना चाहिए, बिकॉज दे बिकम आवर हैबिट्स. और धीरे धीरे वो एक्शंस हम करते करते उनको अपनी हैबिट बना लेते हैं. नेक्स्ट इज वॉच योर हैबिट्स. अपनी हैबिट्स को हमें रोकना चाहिए या उन्हें ध्यान से करना चाहिए, बिकॉज दे बिकम द कैरेक्टर. जो हम डेली यूज में कैरी करने लग जाते हैं, हमारी एक हैबिट बन जाती है और उसी से ही हमारा कैरेक्टर बन जाता है. इट बिकम्स आवर कैरेक्टर. वॉच योर कैरेक्टर बिकॉज इट बिकम्स योर डेस्टिनी. और यहीं से आपकी डेस्टिनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसा आपका कैरेक्टर होगा वहाँ से ही आपके साथ लक जुड़ जाएगा. क्योंकि अगर आप कैरेक्टर अच्छा अगर आपका है, पॉजिटिव तरीके से आप अपने हैबिट्स सारी कैरी करते हैं, तो आपके बॉस भी आगे आपको ज़रूर प्रोग्रेस के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जो आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प करेगी. नहीं तो अगर आपने क्या बैड इन्फ्लुएंस उन पर है कि आपका कैरेक्टर गुड नहीं है, इट्स बैड, तो यहीं से आपकी डेस्टिनी आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपको आगे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही सक्सेस के आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो you need to watch all your actions and habits and character. Do it yourself. How to make interpersonal skills more effective? What are the various types of feedback? Thank you.